एमक्यूएम में इख्तलाफात शदीद से शदीद तर हो गए, मामला खराब हो गया। पुराने लोग वापस आ रहे हैं। एमक्यूएम की पॉलिसी सूबा बनाना नहीं, ये किसने कहा है? कौन एमक्यूएम में औरतों के साथ रहता है? तहलका अंगेज। हम ईरान के साथ हैं या अमेरिका के साथ हैं? रहमान डकैत और उजैर बलोच के पीछे कौन है? आसिफ अली जरदारी 90, एक नया इंकशाफ। एमक्यूएम को रेस्क्यू 1112 किसने करार दिया? किसको आग लगी और उसके बाद हंगामा आराई कहां पर हुई? एक बड़ी अहम खबर देने वाला हूं। आज के प्रोग्राम में आपको मैं बहुत अहम और बहुत बड़ी खबरें देने वाला हूं। तहलका अंगेज इंकशाफात के साथ आज का प्रोग्राम है। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि प्रोग्राम को आखिर तक जरूर देखिएगा। बहुत अहम मालूमात आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं, लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं बहुत बड़ी और अहम खबरों के साथ। एमक्यूएम में कुछ लोग वापस आ रहे हैं, लेकिन इससे पहले अपने परवरदिगार का शुक्र के साथ अपने प्रोग्राम का आगाज कर रहा हूं कि जिसने हमें तमाम नेमतों से नवाजा है। एमक्यूएम में कुछ पुराने लोग वापस आ रहे हैं। यह एक ऐसा इंदिया, एक ऐसा इशारा है कि जिसे देखकर, जिसे सोचकर आप दहल कर रह जाएंगे। आज मैं आपको वो कहानी बताने वाला हूं कि आप सबके लिए नई होगी। गुज़िश्ता रोज एमक्यूएम के यहां पर एक शादी हुई। एमक्यूएम के एक रहनुमा के यहां शादी की तकरीब थी। शादी की तकरीब में कौन आया? शादी की तकरीब में सबसे अहम नाम आया वसीम अख्तर। एमक्यूएम को छोड़कर जाने वाले वसीम अख्तर। आप कहेंगे इसमें कौन सी नई बात है? आप कहेंगे कि इसमें कौन सा ताज्जुब का अंसर है? लेकिन ताज्जुब का अंसर यह है कि मेन कुर्सी पर वो बैठे थे और बाकी एमक्यूएम की काबीना यहां पर बैठी थी। पीएसपी नहीं थी। और नहीं था, पीएसपी नहीं थी। अब आप कहेंगे ये तो कोई बात नहीं हुई, कई शादी की तकारीब में हमने देखा है, कभी अभी रमजान में भी हमने देखा था, बहुत सारी जगहों पर आए। नहीं, इसमें खबर का अंसर यह है कि एमक्यूएम के ऑफिशियल पेज ऑल अबाउट एमक्यूएम पर यह तस्वीर लगाई गई। आपके इल्म में होगा कि जब पीएसपी और एमक्यूएम का मर्जर हुआ था, उसके बाद दो बड़े नाम आमिर खान साहब और वसीम अख्तर साहब को जब साइडलाइन किया गया था, उसके बाद से अब यह पहला मौका है कि वसीम अख्तर साहब की कोई तस्वीर एमक्यूएम के ऑफिशियल पेज पर लगी है। ये किस बात का इशारा है? ये किस बात का इशारा है? अब इस इशारे की कहानी मैं आपको सुनाता हूं और आपको बहुत बड़ी और अहम ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूं। मैंने आपसे बहुत वाज़े तौर पर कहा था और शायद मेरे अलावा ये खबर किसी ने नहीं दी थी कि एमक्यूएम और पीएसपी के फैक्चर के दरमियान ताल्लुकात इंतहाई कशीदा चल रहे हैं और ये खबर थी। अब उस कशीदगी में इजाफा हो गया इतवार के रोज़। आज ये प्रोग्राम आप देख रहे हैं और आज तारीख़ है 23, जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 22 तारीख को और 23 तारीख को इसमें शिद्दत का अंसर आ गया। शिद्दत का अंसर उस वक्त आया कि जब दो अलहदा प्रोग्राम दोनों ने किए। एमक्यूएम पाकिस्तान ने अपना प्रोग्राम अलग किया और पीएसपी ने अपना अलग प्रोग्राम किया। मैं दोनों के लिए लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि जो एमक्यूएम पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे वो पीएसपी के प्रोग्राम में नहीं आए, यानी कि मुस्तफ़ा कमाल साहब के प्रोग्राम में नहीं आए, और मुस्तफ़ा कमाल साहब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग एमक्यूएम पाकिस्तान के प्रोग्राम में नहीं आए। अब वहाँ पर हुआ क्या, जिस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए। आइए तकरीर को ज़रा सा सुनते हैं और पहले समझते हैं। जब एमक्यूएम पाकिस्तान का प्रोग्राम हुआ और उसमें अमीनुल हक साहब और ख़ास तौर पर फारूक सत्तार साहब वहाँ मौजूद थे। मैं लफ्ज़ दोनों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, फारूक सत्तार साहब और अमीनुल हक साहब। अब मैंने दो लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किए क्योंकि सीओसी और तंजीमी मामला में एमक्यूएम के एक और रहनुमा जो कि पीएसपी से आए थे, अनीस खानी, इन सारे मामला को देखा करते थे वहाँ पर वर्कर्स इजलास के अंदर, और अब वहाँ पर अनीस खानी मौजूद नहीं थे, बल्कि ये इजलास मुस्तफ़ा कमाल साहब के अपोनियन ग्रुप यानी कि
अमीनुल हक साहब और फारूक सत्तार साहब ने वहाँ पर किया था। अब जब ये प्रोग्राम हुआ और जब अमीनुल हक साहब ने पहले खिताब शुरू किया, तो जैसे ही अमीनुल हक साहब ने खिताब शुरू किया तो उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी तादाद देखकर बहुत सारे लोगों को आग लग गई होगी। सुनिए। आज इतनी बड़ी तादाद में लोगों की जिम्मेदारों के आमद होना कुछ लोगों को बुरा भी लग रहा होगा, कुछ लोग तकलीफ भी महसूस कर रहे होंगे। जब आप ये सुन रहे हैं तो उसके फौरन बाद हुआ ये कि एक बड़ा नाम फुरकान साहब वहां से उठते हैं और जाने लगते हैं, और उसी वक्त शदीद नारेबाजी एमक्यूएम की तरफ से शुरू हो जाती है और नारा लगता है गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो। फुरकान साहब के मुतालिक ये मशहूर है कि वो दोनों तरफ चल रहे थे और जो पीएसपी वाला जो प्रोग्राम हुआ था ये उधर भी गए थे। वहाँ से माहौल और तलखी बहुत वाजे हो गई और सबको ये पता चल गया कि अब ये इख्तलाफात शदीद है। उसके बाद अमीनुल हक ने खिताब में मजीद कहा, जरा सुनिए क्या कहते हैं। वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि हाँ, जो लोग अभी इख्तलाफात से गए उनके खिलाफ कोई लफ्ज इस्तेमाल ना करे, ये बाद में हो सकता है वो हमारे साथ ही मिल जाएं। सुनिए। एमक्यूएम पाकिस्तान की पॉलिसी है कि अफ़वाम व तफ़हीम के साथ, प्यार और मोहब्बत के साथ, अखलाक व खलूस के साथ तमाम लोगों को साथ लेकर चलना, और यही एमक्यूएम का मंशूर है, एमक्यूएम की पॉलिसी है। ये गर्माहट आपको वाज़े तौर पर लग रही होगी, और इस गर्माहट का आप दूसरा अंसर देखिए। दूसरी तरफ एमक्यूएम पाकिस्तान का ही वो फैक्शन के जो कि पीएसपी से आया था, मुस्तफ़ा कमाल साहब का, वो एक साहब के जिनको कत्ल हुए थे, उनके लिए अलकरम स्क्वायर पर प्रोग्राम रखा गया था। वहाँ पर मुस्तफ़ा कमाल साहब ने गुफ्तगू जो शुरू की वो बड़ी हैरत अंगेज़ थी। उन्होंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि कुछ लोग यहाँ पर लोगों की ख़वातीन पर नज़र रखते हैं। ये किसको कहा गया था? जरा पहले सुनते हैं ये जुमला और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये अपने दिमागों से निकालो कि पार्टी इज्जत देती है, ये फलसफा मुझे नहीं पता किसने निकाला है। मैं सुनता हूँ अक्सर, मैं हैरान रह जाता हूँ कि पार्टी ने इज्जत दी है। अबे तुम बेगैरत अगर हो, अबे तुम अगर जो है वो जानी हो, शराबी हो, तुम बेगैरत शोदा की फैमिलीज, उनकी माँ बहनों पर गलत नजर रखने वाले हो, तुम पार्टी में आ जाओगे तो तुम्हारी इज्जत बन जाएगी। अब ये जुमला एमक्यूएम से ताल्लुक रखने वाले बहुत सारे लोग और बहुत सारे लोगों को पता ये जुमला किसकी तरफ था। मुसलसल फारूक सत्तार साहब पर तनकीद की जा रही है मुख्तलिफ पोस्टों में, और उनके और अमीनुल हक पर कड़ी तनकीद की जा रही है। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब पर भी जुमले कसे जा रहे हैं। दूसरी तरफ एमक्यूएम की अगर वो बहुत सारे आप अगर प्लेटफॉर्म्स चेक करें तो वहाँ पर मुस्तफ़ा कमाल साहब और अनीस कामथानी साहब और फुरकान के मुतालिक ऐसे अल्फाज और नाजेबा चीज़ें इस्तेमाल की जा रही है। दोनों तरफ से ये मामला चल रहे हैं और दोनों तरफ से ये इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम, इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम कहा जा रहा है। और ये बात फारूक सत्तार साहब के सामने भी आई है। फारूक सत्तार साहब ने कहा है कि यहाँ पर जो लोग हैं, कुछ लोग तंजीमी स्ट्रक्चर का यानी कि तंजीम के नज़्म ज़ब्त का ख्याल नहीं रख रहे। दूसरी तरफ आज तक एमक्यूएम में ये बात मशहूर रही है कि एमक्यूएम ने ही तमाम लोगों को आगे किया है। अब मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कह दिया कि जनाब ये तंजीम ने कुछ नहीं किया, इंसान खुद करता है, जबकि एमक्यूएम के मुतालिक मशहूर रहा है कि एमक्यूएम ने ही सब लोगों को बनाया। जरा सुनिए मुस्तफ़ा कमाल क्या कहते हैं। अबे किरदार, तुम्हारा डीएनए तुम्हें इज्जत दिलवाता है। बेगैरत पार्टी के पास कोई इज्जत का पेट्रोल पंप पड़ा हुआ है कि सारे बेगैरत लोग आ जाएंगे, उसको पार्टी इज्जत की टंकी फुल कर देगी तो इज्जतदार होगा। अगर ऐसी इज्जत देने वाली पार्टी होती तो अपने लिए भी इज्जत दे लेते कुछ थोड़ा सा, फिर खुद भी इज्जतदार हो जाते, सारे लोग बराबर हो जाते। भाई एक दफा पार्टी में आ जाए तो सब लोग बराबर हो जाने चाहिए थे। फिर पार्टी अगर सबको इज्जत दे रही होती, पार्टी दे रही होती, अगर पार्टी के पास इज्जत होती, पार्टी क्या चीज है? तुम पार्टी हो, मैं पार्टी हूँ, मेरा किरदार पार्टी है, तुम्हारा किरदार पार्टी। अगर पार्टी ही के पास इज्जत होती तो सारे बद किरदार आ जाते और एक जैसे इज्जतदार हो जाते। मामला यहां तक नहीं रहता, वहां पर नहीं रहता। अब इस मामले में एक नई एंट्री, जिस तरह मैंने आपको कहा कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो ऑल अबाउट एमक्यूएम, जो एमक्यूएम के पेज पर वसीम अख्तर साहब की तस्वीर क्यों लगाई, तो क्या ये पुराने लोग वापस की तरफ इशारा दिया जा रहा है कि जनाब अब ये तस्वीर लगाना, क्योंकि इनकी तस्वीर लगाना, इनकी और आमिर खान साहब की तस्वीर लगाना बंद हो गई थी। ये आपको समझ में आ रहा होगा तनाव की कैफियत क्या है। अब इस तनाव में
क्या बिल्कुल ही दोनों एक दूसरे के अपोनेंट चलकर अलग अलग होंगे या नहीं होंगे, ये एक अहम नुक्ता है। और इसमें आज एक एंट्री होती है दोबारा से गवर्नर कामरान खान टेसोरी साहब की। गवर्नर साहब का इस्तकबाल किया जाता है। 2 जून को वो गए थे, 22 जून को वो वापस आए, यानी कि 22-23 जून को वो वापस आए। उनका इस्तकबाल किया गया। उनके इस्तकबाल के लिए जो 2 नाम गए वो बड़े अहम हैं। एयरपोर्ट पर उनको लेने के लिए जो लोग गए उनमें से 2 नाम अहम हैं। एक है जेडीसी वाले जफ़र अब्बास, जो कि ख़ास तौर पे कामरान टेसोरी साहब के साथ होते हैं और बहुत सारे मामला अपने साथ होते हैं, और दूसरे हैं फारूक सत्तार साहब। कामरान खान टेसोरी साहब का यहाँ पर इंतज़ार किया जा रहा था। अब मामला यह है कि कामरान खान टेसोरी साहब की तरफ से भी उफ हो गई है इस सारे मामला अपने। अब वो अलहदा एमक्यूएम के प्लेटफार्म को आगे चलाते हैं या वो एमक्यूएम और पीएसपी के दोनों फैक्टर्स को दोनों को साथ मिलाने पे करते हैं, उनकी तरफ सबकी निगाहें लगी हुई हैं कि अब वो इस मामले में क्या करते हैं। दूसरी तरफ मेरी इत्तलात ये हैं कि पीएसपी का जो फैक्टर है या जो मुस्तफ़ा कमाल साहब की तरफ लोग हैं वो कामरान खान टेसोरी साहब पर उस तरीके से अब एतबार नहीं कर रहे जिस तरीके से इन्होंने 2023 के शुरू में किया था और जिसके बाद इन दोनों का मर्जर हुआ था। अब सूरत हाल हो गई है गंभीर, और इस गंभीर सूरत हाल में मामलात और ज़्यादा उलझते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ आज इस बात पे जब असेंबली का आखिरी सेशन यानी कि बजट सेशन जो था उसमें आज अली खुर्शीदी साहब जो कि एमक्यूएम की तरफ से वहां पर मौजूद हैं और ख़ास तौर पे कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का रोल अदा कर रहे हैं, अब तक की जो बहस हुई थी उन्होंने उसको बिल्कुल ही अलग मोड़ दे दिया। ये बात कही जा रही थी कि एमक्यूएम सूबे का मुतालबा या वफाक की तरफ जाने की बात कर रही है। आज उन्होंने कह दिया कि एमक्यूएम का सिंध में सूबा बनाने का कोई इरादा नहीं है और ना ही वो उसका मुतालबा कर रहे हैं। सुनिए वो क्या कहते हैं अली खुर्शीदी। कि भाई अगर ये बात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की पॉलिसी होती ना तो उसके लिए करारदाद इस असेंबली में आ चुकी होती। ये नहीं है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की पॉलिसी। अच्छा मुझे बताया जाए, रिकॉर्ड है ना सब अरकान की स्पीचेस माशाल्लाह, सब सबूत वबूत मौजूद है। कहां किस मेंबर ने बोला कि हमें सूबा चाहिए? किस मेंबर ने बोला? हाँ ये जरूर बोला कि आइन में डेफिनेशन दी हुई है, पूरी एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि किस तरह सूबा बनेगा और किस तरह नहीं बनेगा। जबरदस्ती में सस्ती दुकानदारी के लिए मैंने पिछले साल भी बजट की स्पीच में बोला था कि ये पुरानी कैसेटें हो गई हैं, इनको निकाल दें, आप लोग भी फेंक दें, अब ये चलने वलने वाली नहीं है। मैंने तो खुद पिछली असेंबली में कहा था। अब जबरदस्ती मुंह में अपनी बात हमें कोट करके बता रहे हो तो भाई मुझे लगता है आपको अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कुछ ना कुछ बताना और चीजें करनी है, क्योंकि प्रैक्टिकली दिखाने के लिए कुछ कहानी है तो यही सब जो है चूरन आगे बढ़ा दिया जाए। कभी नहीं कहा। क्यों जबरदस्ती कोट कर रहे हैं कि जी आप कह रहे हैं जी सूबा बना कर दो? भाई किसने कहा? वो वाज़े तौर पर कह रहे हैं कि एमक्यूएम की पॉलिसी नहीं है कि यहां पर कोई सूबा तश्कील दिया जाए। दूसरी तरफ इसी का जवाब, इन्हीं बातों का जवाब देने के लिए तैयार हुए शर्जील इनाम मेमन साहब, और शर्जील इनाम मेमन ने 2-3 बातें बड़ी ही इंपॉर्टेंट कही है। लेकिन और ख़ास तौर पर उन्होंने आसिफ अली जरदारी के 9-0 जाने पर क्या जुमला इस्तेमाल किया है वो मैं आपको आगे चलकर बताता हूं कि 9-0 वो क्यों गए थे, उज़ैर बलोच का मामला क्या है, और फिर उन्होंने एमक्यूएम को क्या कहा और 1122 का इशारा एमक्यूएम की तरफ किसने कहा है ये मैं आगे चलकर आपको बताता हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि जो इस वक्त पाकिस्तान के लिए एक सबसे बड़ा मसला खड़ा हुआ है कि वो किस सिमत में जाए। यानी कि एक तरफ पाकिस्तान वाज़े तौर पर कहता है कि ईरान पर जो जाहरियत इजराइल की तरफ से हुई थी उसकी मजम्मत करता है, दूसरी तरफ पाकिस्तान ने अमेरिका की तरफ से भी होने वाली जाहरियत की मजम्मत की है, और तीसरी तरफ मामला यह है कि वो ट्रंप से भी उनके ताल्लुकात बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। वज़ीर दिफा, ख़ास तौर पर वज़ीर दिफा इस वक्त ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि यकीनी तौर पर इस वक्त हमारी पॉलिसी में थोड़ा सा मसला है और हम समझ रहे हैं कि हमें हमारा इस वक्त अलायंस और हमें इस वक्त किस तरफ जाना है। ये एक बहुत बड़ा मामला है। इजराइल की जाहरियत के साथ साथ अमेरिका की बर्बरियत इस वक्त इस खित्ते में जारी है, लेकिन आइंदा दिनों के अंदर एक बहुत बड़ा मामला और मार्का होने वाला है, और वो मार्का है 6 ममालिक के अंदर शुरू होगा, और वो 6 ममालिक किस तरीके से उसकी जद में आएंगे। मेरी एक रिपोर्ट आप ज़रूर देखिएगा जिसमें मैंने 2500 अरब का कहा है, और अब उन 6 ममालिक के अंदर सिक्योरिटी के क्या सूरत हाल सामने आने वाली है ये मैं आपको अगले प्रोग्राम के अंदर बताऊंगा, क्योंकि इस वक्त मौजू गुफ्तगू वो नहीं है। बहुत सारे लोग मुझसे वो तफसीलात जानना चाहते हैं और बहुत ही अंदर की खबरों का बारे में जानना चाहते हैं, ये मैं आपको अलग प्रोग्राम में बताऊँगा क्योंकि इस वक्त ये मौजू नहीं है।
मौजूद उसके बाद अगला शुरू होता है शर्जील इनाम नेमन साहब का। शर्जील इनाम यहाँ से एमक्यूएम की तरफ से कहा गया था और ख़ास तौर पर उनके एमपीएस ने कहा था कि आज ये तनकीद कर रहे हैं तो यहीं पर आसिफ अली जरदारी साहब फिर शौदा कब्रिस्तान आए थे और वहाँ पर आकर फिर उन्होंने माफ़ी भी मांगी थी। आज शर्जील इनाम नेमन ने इस बात का क्या जवाब दिया है, पहले ज़रा सुनिए। इन्होंने बात कही कि प्रेसिडेंट जरदारी साहब 90 आए। यस, प्रेसिडेंट साहब 90 आए, वो आपके शौदा कब्रिस्तान पर भी गए और उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि ये कोलेशंस नस्लें दल नस्र चलते रहें, और वो नेक नीति के साथ आए थे। उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी प्रेसिडेंट साहब की नेक नीति के साथ आए हुए थे। लेकिन उन्होंने जहां पर इसका दिफा किया और कहा कि और ये बात कही कि जनाब एमक्यूएम पर उन्होंने तनकीद का मौका हाथ से नहीं जाने दिया और एमक्यूएम खामोशी से सुनती रही, कोई मज़ाहिमत नहीं की और उन्होंने एमक्यूएम को रेस्क्यू 1122 कहा। उन्होंने कहा जो भी हुकूमत आती है उसको सहारा देने के लिए एमक्यूएम आ जाती है। वो कौन सी हुकूमत है कि जिसके लिए एमक्यूएम नहीं आती है? अब एमक्यूएम भी क्या करे, कहाँ से आती है, वो एक अलग फरमाइश है। लेकिन ज़रा सुनिए वो क्या कहते हैं रेस्क्यू 1122। ये हर हुकूमत को सपोर्ट करने के लिए पहुंचते हैं, उनकी मदद करने के लिए पहुंचते हैं। रेस्क्यू 1122 है ये, हर हुकूमत को जहाँ पे भी जरूरत पड़ेगी हमें पहुंचते हैं। बात यहां पर भी नहीं रुकती मेरे दोस्तों। उसके बाद यहां पर एमक्यूएम की तरफ से एक तनकीद की जाती है कि अगर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो है कि जिसने यहां पर रहमान डकैत और उज़ैर बलोच को सपोर्ट किया। अब ज़ाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उससे इनकारी नज़र आती है कई जगहों पर और ख़ास तौर पर एमक्यूएम इनको वो मिसाल देती है कि जब उज़ैर बलोच के साथ लियारी में मुलाकात हुई थी और उस वक्त मुराद अली शाह साहब, उस वक्त फरियाल तारपुर साहिबा और दीगर लोग वहाँ पर उनसे मुलाकात के लिए गए थे और फिर उज़ैर बलोच के ही मनपसंद लोगों को MPA बनाया गया था। ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं थी। जब एमक्यूएम ने उसका हवाला दिया था तो आज इसका दिफा करते हुए शर्जील इनाम नेमन ने रहमान डकैत और उज़ैर बलोच के मुताल्लिक क्या कहा, ये भी आप सुनिए। किसी ने कहा कि जी पीपुल्स पार्टी ने और रहमान डकैत और उज़ैर बलोच के तक के नाम आ गए। मैं उसका बता दूं सर कि उज़ैर बलोच गिरफ्तार हुआ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के दौर में, रहमान डकैत पुलिस मुकाबला हुआ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के दौर में। पीपुल्स पार्टी के दौर में पुलिस मुकाबला हुआ, पुलिस ने मारा, किसी और ने नहीं मारा था। तो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने जिंदगी में कभी हथियारों की सियासत नहीं की है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने कभी जिंदगी में जो है इस तरह की सियासत नहीं, नफरतों की सियासत नहीं की। हम तो सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। ये सारी बहस दो तरफ दो मामला चल रहे हैं सिंध की सियासत के अंदर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम जहां एक दूसरे के सामने नजर आ रही थी, आज इख्तितामी कलमात पर ऐसे नजर आया कि दोनों उस सारी बातों को मिलाकर आगे बढ़ने की बात कर रही है। अब वो तलखी बज़ाहिर असम्बली के प्लेटफॉर्म पर नजर नहीं आई जो 5 दिनों से जारी थी, लेकिन एमक्यूएम के अंदरूनी इख्तलाफात उसे मजीद कमजोर से कमजोर कर रहे हैं और ये शिद्दत के साथ ये मामला आ रहे हैं कि क्या अब एमक्यूएम अपने इस स्ट्रक्चर पर रहेगी या फिर दोनों तरफ से अलहदा बात होगी। जो बड़ी ताकतें या जो बड़े लोग हैं कि जो इस बैठकर इन मामलात को सालसी का किरदार अदा कर सकते हैं, लगता यूं है कि वो भी शायद थक चुके हैं। अब ये इख्तलाफात किस हद तक आगे बढ़ते हैं, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का मामला कहाँ तक बढ़ता है और उस पर मुस्तफ़ा कमाल साहब कहाँ तक आगे बढ़ते हैं, लेकिन इस सारे मामलात का नतीजा ये निकलता हुआ नज़र आ रहा है कि एमक्यूएम वो मामलात कि जो सिंध हुकूमत के साथ या वफाक के साथ अपने डील करना चाह रही थी, उसमें ये इख्तलाफी पॉलिसी की वजह से दूर दूर नज़र आ रहा है। मगर कुछ लोगों का कहना यह है कि एमक्यूएम इसी तरह से आपस में उलझती रहेगी, लेकिन वो अभी अपनी असम्बलियों से सीट्स को अलग करने पर नहीं सोच रही कि पीएसपी के लोग अलग हो जाएं या एमक्यूएम के लोग अलग हो जाएं। इसकी शिद्दत बहरहाल असम्बली के फ्लोर पर नज़र नहीं आई है, ये वाज़ेह मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको। अब आगे क्या होगा ये आगे के हालात पर हैं। मेरी इत्तलात के मुताबिक आजकल में कुछ साले शायद इसमें बैठें और इस मामले को रफा दफा करने की तरफ लेकर जाएं, लेकिन अब दोनों तरफ से इख्तियारात की जंग शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। ये मामला हल होता हुआ फ़िलहाल फौरी तौर पर नज़र नहीं आ रहा है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको खुश व खुर्रम रखे, आबाद रखे, सलामत रखे, कायम रखे और हमेशा ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए, ब्रेकिंग के लिए देखते रहिए अंदर की ख़बरों के लिए। अनीस मंसूरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।